फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अक्षय आवटे और आप सभी का स्वागत है बायोटोनिक आवटे 2264 में। तो अब बढ़ते हैं सेकेंड लेक्चर की ओर। अब जो हमारा सेकेंड लेक्चर होगा एन ओवरव्यू ऑफ सेल के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, इसके अंदर मैंने छोटे से चेंजेस कर दिए हैं। इसके अंदर मैंने जो येलो कलर से हाईलाइट किया है वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हो गए, और इसी के साथ मैंने यहाँ पर क्या किया है कि जो रेड कलर से मैं वहाँ पर पिछले लेक्चर में हाईलाइट करता था, अब यहाँ पर मैं ब्लू कलर से हाईलाइट करूँगा, जो कि इंपॉर्टेंट लाइंस होंगी, इंपॉर्टेंट उसके ऊपर से क्वेश्चन नीट के अंदर अराइज होंगे। ठीक है, अब ये स्टार्ट करने से पहले रिकैप लेते हैं पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा तो ये था कि इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि कैसे सेल्स बनते, यानी कैसे ऑर्गेनिज्म बनता है। बहुत सारे सेल मिलकर एक ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ये हमने देख लिया। फिर उसके बाद हमने सेल क्या होता है उसके बारे में जान लिया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास कैसी कैपेसिटी होती है वो भी देख लिया, और इसी के साथ हमने सेल की डेफिनेशन देखी। फिर एंटनी वॉन लीवेनहॉक, जो कि पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग सेल को देखा और उसे डिस्क्राइब किया। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट आए जिन्होंने न्यूक्लियस की खोज की। उसी के बाद माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ। माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन होने के बाद उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट होने के बाद नॉल और रुस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की। उसी के बाद हमने देखा कि सेल थ्योरी आई। सेल थ्योरी में मैथ्यू शेल्डिन थे जो कि जर्मनी के बॉटनिस्ट थे, जिन्होंने बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर स्टडी की, और उन्होंने ऐसे बतलाया कि जो प्लांट के अंदर टिश्यू होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बनते हैं। इसी दौरान अभी एक साइंटिस्ट थे थियोडर शॉन, जो कि 1839 में, जो कि ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने एनिमल सेल्स के ऊपर स्टडी की और उन्होंने ऐसे बतलाया कि जो सबसे सेल की बाहर की लेयर होती है, वॉल होती है, उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, और उन्होंने ऐसे भी बताया कि जब उन्होंने प्लांट टिश्यू की स्टडी की तो उन्हें ऐसे पता चला कि प्लांट टिश्यू के अंदर जो उनका प्लांट का सेल होता है, प्लांट के सेल की सबसे बाहर की लेयर होती है, वॉल होती है, उसे हम सेल वॉल बोलते हैं, जो कि एक यूनिट कैरेक्टर प्लांट के सेल को देता है। और उसी के साथ हमने शॉन की हाइपोथेसिस देख ली। ठीक है, और शेल्डिन और शॉन दोनों मिलकर सेल थ्योरी को दिया। लेकिन इस थ्योरी में एक ड्रॉबैक था कि कैसे नए सेल्स फॉर्म होते हैं, ये इस थ्योरी के अंदर इंक्लूडेड नहीं था। तो रुडोल्फ विर्चो 1855 में, ठीक 16 वर्ष बाद, उन्होंने बताया पहली बार कि नए सेल्स कैसे फॉर्म होते हैं और कैसे डिवाइड करते हैं। इसी के लिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, ओमनी सेलुला ई सेलुला, और उन्होंने जो हाइपोथेसिस थे शेल्डिन और शॉन की, उसे एक फाइनल शेप दे दिया। ठीक है, तो आज हम देखते हैं एन ओवरव्यू ऑफ अ सेल। You have earlier observed cells in an onion peel and or human cheek cells under the microscope। आपने पहले कभी तो ऑब्जर्व किया होगा कि जो ऑनियन यानी प्याज का जो छिलका होता है उसके ऊपर की जो सेल्स होती है उसे हम ऑनियन पील सेल्स कहते हैं। और ह्यूमन चीक सेल्स यानी जो हमारे गाल होते हैं, वो जो सेल्स होते हैं उसे हम ह्यूमन चीक सेल बोलते हैं। तो इनको हम जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो कैसे दिखाई देता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है ऑनियन पील की सेल्स, यानी ऑनियन के यानी प्याज के छिलके की सेल्स। ये देखिए सेल वॉल प्रेजेंट है, सबसे बाहर की लेयर, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, और ये न्यूक्लियस है। देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये ऑनियन पील सेल्स है। अब यहाँ पर आप ह्यूमन चिक सेल्स देख सकते हैं, जिसके सबसे बाहर की लेयर क्या है उस सेल की, सेल मेम्ब्रेन है, अंदर साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये सब स्ट्रक्चर्स उसके अंदर प्रेजेंट है। तो आगे बोलता है लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। तो ठीक है, फिर से एक बार उनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो अभी हमने स्ट्रक्चर देख लिया है। द ऑनियन सेल विच इज़ अ टिपिकल प्लांट सेल हैज़ अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट इज़ द सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए, ऑनियन की जो सेल है वो एक टिपिकल प्लांट सेल है। टिपिकल यानी एक विशिष्ट प्लांट की सेल है। ठीक है, हैज़ अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल, और उसको क्या है, एक डिस्टिंक्ट सेल वॉल प्रेजेंट है। डिस्टिंक्ट यानी स्पेसिफिक सेल वॉल प्रेजेंट है। सेल वॉल कहाँ पे होती है, सबसे बाहर की लेयर होती है। ठीक है, प्लांट सेल में। तो प्लांट सेल की सबसे बाहर की लेयर होती है सेल वॉल।
आउटर बाउंड्री। और उसी के अंदर जस्ट विद इन इट क्या है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ये तो हुआ ऑनियन चिक सेल के बारे में। अब ह्यूमन चिक सेल के बारे में देखते हैं। द सेल्स ऑफ ह्यूमन चिक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ठीक है, जो ह्यूमन की चिक सेल होती है उसकी सबसे आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, जिसे हम डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं सेल का, यानी सबसे बाहर का लेयर, यानी सबसे बाहर की बाउंड्री, उसे क्या कहते हैं, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। देखिए, हर एक सेल के अंदर क्या होता है कि एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। डेंस यानी घना, घना स्ट्रक्चर जो कि मेम्ब्रेन के अंदर होता है। मेम्ब्रेन बाउंड यानी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ। क्या घिरा हुआ है मेम्ब्रेन से, डेंस स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, डेंस स्ट्रक्चर, उसे क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम्स विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। देखिए, जहाँ पर भी वर्ड आएगा जेनेटिक मटेरियल तो वो क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा। ठीक है, दिस न्यूक्लियस कंटेन्स, ये जो न्यूक्लियस होता है ह्यूमन की चिक सेल्स के अंदर, ठीक है, उस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये है डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और इसकी बाहर की लेयर को बोलते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो डेंस मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम। तो ये देखिए क्रोमोसोम है। ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए। ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बनता है। क्रोमोसोम में मतलब क्या है, क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ओके, विच कंटेन्स डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो ये देखिए, ये है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और ये है डीएनए। देखिए, इसको इलाबरेट करके, इस थ्रेड को इलाबरेट करके यहाँ पर दिखाया गया है, यही है डीएनए। ठीक है, और ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से क्रोमोसोम बनता है। इसके बाद जेनेटिक मटेरियल डीएनए को क्यों कहा गया है, जेनेटिक मटेरियल यानी जेनेटिक यानी जीन प्रेजेंट होना, ऐसा मटेरियल डीएनए का जिसके अंदर जीन प्रेजेंट है। ये देखिए, ये है जीन। ठीक है, जीन क्या करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन कैरी करने का काम करता है। जीन कैसे बनता है हम उसे देखते हैं, लेकिन उससे पहले हमें न्यूक्लियोटाइड को समझना पड़ेगा। तो ये है न्यूक्लियोटाइड। देखिए, इतना जो पार्ट है इसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये है पेंटोज शुगर, ये फॉस्फेट ग्रुप और ये नाइट्रोजनस बेसेस। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, ये होते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो ये है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यूक्लियोटाइड, ये है शुगर, पेंटोज शुगर 5 कार्बन की, ये फॉस्फेट है और ये नाइट्रोजनस बेस है। यहाँ पर अब साइटोसिन है। ठीक है, एडनिन हो सकता है, ग्वानिन, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, ये एक न्यूक्लियोटाइड हुआ, हाँ, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, और ये क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड, ये दो न्यूक्लियोटाइड के जो नाइट्रोजनस बेस है, एक आपस में दोनों जुड़ते हैं। जुड़ने के बाद इसे हम एक बेस पेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, जुड़ने के बाद एक बेस पेयर कहते हैं। एक बेस पेयर किसे कहते हैं, जब दो न्यूक्लियोटाइड के जो दो नाइट्रोजनस बेस है वो जब जुड़ते हैं तो उसे हम एक बेस पेयर कहते हैं। और ये यहाँ पर दूसरा बेस पेयर हुआ, ये तीसरा बेस पेयर और ये चौथा बेस पेयर। ठीक है, और बाद में अब देखते हैं, जब यहाँ पर देखिए, तीन, एक दो तीन न्यूक्लियोटाइड यहाँ से, एक दो तीन न्यूक्लियोटाइड यहाँ से, जब तीन तीन न्यूक्लियोटाइड, ऐसे तीन तीन न्यूक्लियोटाइड होंगे तो उसे हम एक जीन कहेंगे। तो एक जीन कैसे बनता है, जब तीन न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं, एक एक बेस पेयर बनाते हैं, ऐसे तीन बेस पेयर बनाने के बाद एक जीन तैयार होता है जो कि इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरी करती है। और ये जीन का सीक्वेंस है 5' to 3' और 3' to 5'। इसे हम 12th में डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो आपको शायद समझ में आया होगा। इसका हम डिटेल में 12th में देखेंगे।
ठीक है, तो अब आगे देखिए क्या है। जो अभी मैंने बताया कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बनता है, उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। और क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल क्यों कहा गया? क्योंकि उस मटेरियल के अंदर जीन्स प्रेजेंट है। जीन्स क्या करते हैं? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। और जीन कैसे बनते हैं? जब इधर से 3 न्यूक्लियोटाइड और इधर से 3 न्यूक्लियोटाइड जब आपस में पेयरिंग करते हैं, जब 3 बेस पेयर बनते हैं, तो उस 3 बेस पेयर को हम एक जीन कहते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट हो गए डीएनए के अंदर। तो बेसिकली बहुत सारे जीन मिलकर एक डीएनए बनता है। ठीक है जी, यानी डीएनए का ही पार्ट होता है जीन। अब आगे देखते हैं। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोट, whereas cells that lack a membrane bound nucleus are prokaryote। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये पहले क्वेश्चन आया हुआ है। कैसे, मैं बताता हूँ कब आया क्वेश्चन है। ठीक है, पहले मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, वे सेल्स जिनके न्यूक्लियस जिनका न्यूक्लियस होता है, उनके न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे न्यूक्लियस जिनके पास उनकी खुद की मेम्ब्रेन है, उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल्स कहेंगे। और ऐसे सेल जो कि प्रोकैरियोटिक सेल है, जिनके न्यूक्लियस में जिनके न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, यानी उनके पास मेम्ब्रेन नहीं होगी, तो उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। तो इसके ऊपर क्वेश्चन AIPMT यानी नीट 2015 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। आप देख सकते हैं अपने प्रीवियस क्वेश्चन उठा के, तो आप समझ गए। ठीक है, इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्युपाइज द वॉल्यूम ऑफ सेल। जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, ठीक है, यानी पूरी तरीके से लिक्विड नहीं है, थोड़ा सा आधा लिक्विड है आधा गाढ़ा है, इसलिए सेमी फ्लूइड कहा गया है उसे। और मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स लिक्विड फ्लूइड को हम मैट्रिक्स कहते हैं बायो के अंदर। ठीक है, जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है या जो लिक्विड है, जिसे क्या कहते हैं हम? साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो कि पूरे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो या चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो। द साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल्स। जो साइटोप्लाज्म होता है वो मेन अरीना होता है। ठीक है, यानी मेजर पार्ट। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म जो होता है मेजर पार्ट होता है किसका? सभी सेलुलर एक्टिविटीज़ का। जो भी कुछ सेल के अंदर एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, जो कुछ रिएक्शंस होते हैं, उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है? तो साइटोप्लाज्म है। दोनों भी सेल में, प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों सेल के अंदर मेन अरीना है साइटोप्लाज्म। और ये क्वेश्चन, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है नीट के अंदर। नीट 2010 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में। वेरियस केमिकल रिएक्शंस ऑकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। जो विभिन्न प्रकार के केमिकल रिएक्शंस होते हैं सेल के अंदर, वो क्यों होते हैं? सेल को लिविंग स्टेट में रखने के लिए। ठीक है, सेल को जीवित रखने के लिए डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर होते रहते हैं कंटिन्यूसली। ठीक है, बिसाइड्स द न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस को छोड़ के द यूकैरियोटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स लाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्ट में हम ER बोलते हैं, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। देखिए, न्यूक्लियस के अलावा यानी न्यूक्लियस को छोड़ के द यूकैरियोटिक सेल्स, जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, उनके पास दूसरे भी कुछ डिस्टिंक्ट, ठीक है, यानी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनके पास उनके खुद की मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो उन प्रकार के जो मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स है उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER बोलते हैं, इसमें भी दो है, जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रफ एंडोप्लाज्मिक, आगे बताऊंगा। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, इन सभी स्ट्रक्चर्स को हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं, जो कि सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये
मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब आगे देखिए, द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। देखिए यहाँ पर भी यही कहा गया है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके पास ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। Ribosomes are non-membrane bound organelles found in all cells, both eukaryotic as well as prokaryotic। very important, नीट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि नीट 2015 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। क्या क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नीट 2015 में आया है। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, मैं यहाँ पर कुछ भी फालतू का नहीं बता रहा हूँ, जो है करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं क्वेश्चन 2015 में आया है, तो उसका आंसर था राइबोसोम, ठीक है। तो अब इस लाइन का हम मीनिंग समझते हैं। राइबोसोम क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, यानी राइबोसोम के पास उसकी खुद की मेम्ब्रेन नहीं है, वो एक ऑर्गेनल है और उसके पास उसकी खुद की मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कहा गया है। और ये दोनों टाइप के सेल में प्रेजेंट होता है, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, ठीक है, इन दोनों सेल में प्रेजेंट होगा। यूकैरियोटिक सेल यानी जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस है, ठीक है, यू यानी ट्रू, प्रो यानी प्रिमिटिव, जिसके पास प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये है राइबोसोम। Within the cell, ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within the two organelles, chloroplast in plants and mitochondria and on rough एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। देखिए अब यहाँ पर क्या बोलता है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, अभी मैं बताऊँगा कब पूछा गया। पहले इस लाइन को समझते हैं। जो राइबोसोम होता है वो साइटोप्लाज्म में तो प्रेजेंट होता ही होता है, उसी के अलावा एनिमल सेल के अंदर, क्या बोला मैंने, एनिमल सेल के अंदर अभी ऐसे दो ऑर्गेनल है जिसके अंदर ये राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो एनिमल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अगर हम प्लांट सेल के बारे में बात करेंगे तो 3 ऑर्गेनल्स के अंदर ये प्रेजेंट होगा, क्या, राइबोसोम। तो प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये राइबोसोम प्रेजेंट होगा। एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। तो ये क्वेश्चन जो है नीट 2010 में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे, एनिमल सेल्स another non-membrane bound organelle called centrosome which helps in cell division। ये भी इम्पोर्टेंट है, नीट के अंदर आया हुआ है। जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके पास अभी एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या है, सेंट्रोजोम। तो सेंट्रोजोम जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है। तो अभी तक 2 स्ट्रक्चर हुए, एक है सेंट्रोजोम और दूसरा है राइबोसोम। सेंट्रोजोम प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़। जो सेल होती है वो डिफ़र करती है, यानी सेल अपने साइज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है, अपने शेप के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है और अपने एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग वो सेल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्माज, द स्मॉलेस्ट सेल्स आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। देखिए सबसे छोटी सेल जिसके पास, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो क्या है वो, माइकोप्लाज्मा है, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है, जो कि 0.3 माइक्रोमीटर की होती है। तो आप ये देख सकते हैं ये है माइकोप्लाज्मा, नो सेल वॉल, वेरी इंपॉर्टेंट, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, एक्सेप्शन है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में सभी को सेल वॉल होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है माइकोप्लाज्मा जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। सिर्फ 3 लेयर्ड आउटर मेम्ब्रेन दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो ये है माइकोप्लाज्मा। वाइल बैक्टीरिया, आगे देखते हैं, वाइल बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर, जो बैक्टीरिया का साइज होता है 3 से 5 माइक्रोमीटर तक होता है। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। वेरी इंपॉर्टेंट, आ सकता है क्वेश्चन। जो लार्जेस्ट है, ठीक है, लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा, ठीक है, जो सबसे बड़ा है, आइसोलेटेड है यानी अलग, ठीक है, एक सेपरेट, सिंगल सेल से बना हुआ है, वो क्या है,
ऑस्ट्रिच का एग, शतुरमुर्गा कहते हैं हम उसे, ऑस्ट्रिच। तो उसका जो एग होता है वो सबसे लार्जेस्ट होता है। अमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर अबाउट 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि डॉग, कैट, एनिमल, ह्यूमंस, कुछ भी लीजिए, उसके अंदर स्पेसिफिकली ह्यूमन का जो रेड ब्लड सेल होता है उसके अंदर जो रेड ब्लड सेल होता है उसका डायमीटर 7.0 माइक्रोमीटर का होता है। माइक्रोमीटर यानी 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है, तो उसे माइक्रो कहते हैं। नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नर्व सेल जो है लॉन्गेस्ट सेल है, यानी वो लंबी है। ऊपर की जो एग ऑफ ऑस्ट्रिच थी वो क्या थी, बड़ी, और नर्व सेल्स क्या है, लंबी है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट सेल क्या है, नर्व सेल्स। उसमें भी हम स्पेसिफिकली बात करें तो मोटर न्यूरॉन होता है, ठीक है। सेल्स आल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, जो सेल्स होती है डिफरेंट डिफरेंट शेप की होती है, ठीक है। कैसे कैसे शेप होते हैं, दे में भी डिस्क जैसे शेप की होती है सेल्स, पॉलीगन शेप की होती है, कॉलमनार शेप की होती है, क्यूबाइड शेप की होती है सेल्स, थ्रेड लाइक शेप की होती है सेल्स, और इरेगुलर शेप की भी सेल्स प्रेजेंट होती है। द शेप ऑफ द सेल मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, जो सेल का शेप होता है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। कैसे सेल किस प्रकार का फंक्शन करता है उसके अकॉर्डिंग सेल का डिफरेंट डिफरेंट शेप होता है। तो अब हम देखते हैं, देखिए ये है रेड ब्लड सेल्स जो कि राउंड कलर की है और बाइकॉनकेव शेप की है, ठीक है। ये है वाइट ब्लड सेल्स, अमीबॉइड शेप की है। ये कॉलमनार इपिथेलियल सेल्स है जो कि अपने बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि लॉन्ग है और नैरो शेप की है। ये है नर्व सेल जो कि ब्रांच्ड है और लॉन्ग भी है। और ये ट्रैकिड जो कि प्लांट सेल के अंदर प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, ये इलोंगेटेड है, ठीक है। मीजोफिल सेल जो कि प्लांट के लीफ में प्रेजेंट होती है, जो कि राउंड है और ओवल शेप की है। तो देखते हैं अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है। अभी तक हमने देखिए ओवरव्यू ऑफ सेल में जो ऑनियन की सेल होती है उसे देखा, ह्यूमन चिक सेल देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, और जो ऑनियन सेल होती है टिपिकल प्लांट सेल है, उसके पास उसकी सबसे बाहर की वॉल प्रेजेंट है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं, उसी के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ह्यूमन चिक सेल देखा हमने जो कि सबसे बाहर की लेयर क्या है, वॉल है, सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। जो ह्यूमन की चीक सेल है उसके अंदर हमने देखा कि डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसे हमने न्यूक्लियस कहा। उसके बाद हमने देखा कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट है। और उसी के साथ हमने देखा कि जो सेल्स होते हैं उनके पास अगर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसे हम यूकेरियोटिक सेल कहेंगे। अगर सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट है तो उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल की कैटेगरी में रखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकेरियोटिक सेल हो, उसके अंदर साइटोप्लाज्म सेमीफ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता ही है जो कि पूरे सेल के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। जो साइटोप्लाज्म होता है वो सभी सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए मेन एरिना की जैसे काम करता है। प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, उसके अंदर मेन एरिना कौन होता है, साइटोप्लाज्म होता है। डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शन साइटोप्लाज्म में कंटिन्यूसली हो रहे होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि सेल को लिविंग स्टेट में रखने के लिए। न्यूक्लियस को छोड़कर जो यूकेरियोटिक सेल्स है उनके पास दूसरे भी कुछ मेम्ब्रेन बाउंड्स डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स है, उन्हें हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी, ठीक है, माइक्रोबॉडीज वगैरह वगैरह। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते। और उसके बाद हमने देखा कि जो राइबोसोम है उसके पास मेम्ब्रेन खुद की प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन वो ऑर्गेनल है, और वो ऑर्गेनल यूकेरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों सेल में पाया जाता है। और राइबोसोम जो कि साइटोप्लाज्म में तो होता ही है, उसी के अलावा दूसरे दो ऑर्गेनल है एनिमल सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है। और प्लांट सेल के अंदर राइबोसोम जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तीनों के अंदर प्रेजेंट होता है। जो एनिमल सेल होते हैं उनके पास अभी एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जिसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं, जो कि सेल डिवीजन में हमारे लिए हेल्प करता है। और सेल का जो शेप है, उसका साइज है, वो एक्टिविटीज़ है, वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। यानी उनके अकॉर्डिंग सेल के डिफरेंट डिफरेंट शेप, साइज, एक्टिविटीज़ होते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पर जो माइकोप्लाज्मा है जो कि सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट सेल है, जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, जिसका लेंथ है 0.3 माइक्रोमीटर। और जो बैक्टीरिया है उनका जो साइज है वो कितना है, 3 से 5 माइक्रोमीटर है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल क्या है, ऑस्ट्रिच का एग है। मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में जो ह्यूमन का रेड ब्लड सेल है वो कितना है, उसका डायमीटर क्या है, 7.0 माइक्रोमीटर है। नर सेल जो कि लॉन्गेस्ट सेल है। और सेल का जो शेप है वो वेरी कर सकता है। सेल का शेप डिस्क लाइक हो सकता है, पॉलीगनल, कॉलमनार, डिफरेंट शेप के सेल प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद जो सेल का शेप होता है वो उसके फंक्शन के ऊपर डिपेंड होता है। तो अब हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल की डायग्राम है, ठीक है, जो कि प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या आते हैं, बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। तो आप ये देख सकते हैं ये एक है प्रोकैरियोटिक सेल जो कि बैक्टीरिया का डायग्राम है, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं है राइबोसोम को छोड़ के। अब हम स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन एनसीईआरटी। द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया। देखिए यहाँ पर भी वही कहा गया है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो बेसिकली बैक्टीरिया ही होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं ब्लू ग्रीन अलगी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ दोनों एक ही है, ठीक है, दोनों सिमिलर वर्ड है। पीपीएलओ यानी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, इसका लॉन्ग फॉर्म इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा जा सकता है। तो आप ये देख सकते हैं जो कि ब्लू ग्रीन अलगी है जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। और ये है पीपीएलओ जिसे हम माइकोप्लाज्मा भी बोलते हैं, जो कि एक बैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है। और वो प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल की खासियत है कि उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की जो सबसे बाहर की बाउंड्री होती है उसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होता है जो कि 3 लेयर से बनता है, ठीक है। तो ये है माइकोप्लाज्मा। अब आगे देखते हैं। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल्स। देखिए दे आर मीन्स हु आर, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर, यानी प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं जनरली स्मॉल होते हैं साइज में और बहुत ही रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी वो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। किसके कंपैरिजन में, यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में, यानी यूकैरियोटिक सेल से भी बहुत ही ज़्यादा स्मॉलर और जल्दी मल्टीप्लाई कौन करता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल करता है। फिगर 8.2 में दिखाया गया है। आप ये देख सकते हैं ये है यूकैरियोटिक सेल और ये बाकी सब जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स है। देखिए टिपिकल बैक्टीरिया, इसका साइज दे दिया गया है यहाँ पर 1 to 2 माइक्रोमीटर है, ये टिपिकल बैक्टीरिया है, ठीक है। ये पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा, उसका साइज कितना होता है, अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोमीटर यानी 10⁻⁻⁶, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं ये है वायरसेस। वायरसेस का साइज है 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल जो है वो क्या है 10 से 20 माइक्रोमीटर तक इसकी साइज हो सकती है। यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर लिखा गया है कि डायग्राम शोइंग कंपैरिजन ऑफ यूकैरियोटिक सेल विथ अदर ऑर्गेनिजम्स, दे में वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनका शेप और साइज अलग अलग हो सकता है, अभी हमने देखा है, ठीक है। वही फिगर 8.2। The 4 basic shapes of bacteria are Bacillus, which is rod-like, Coccus, which is spherical, Vibrio, which is comma-shaped, and Spirillum, which is spiral-shaped। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया के 4 बेसिक शेप कौन से हैं। तो बैसिलस, कोकस, विब्रियो, स्पाइरलम, तो ये 4 बेसिक शेप्स जो है वो बैक्टीरिया के होते हैं। देखिए यहाँ पर बैसिलस जो कि रॉड शेप्ड है, स्पाइरल जो कि स्पाइरल शेप्ड है, स्पाइरलम, हाँ, कोकस यानी स्पेरिकल शेप्ड, ठीक है, कॉमा शेप्ड विब्रियो, और इसके आगे ब्रांचड शेप लिखा है लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये डिफरेंट चार बेसिक शेप हुए हैं, 1 2 3 4, जो कि बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, 4 बेसिक शेप्स।
तो अब हम आगे देखते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं यानी शो करते हैं। एग्जिबिट करना यानी शो करना। क्या शो करते हैं, क्या दर्शाते हैं? वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस। यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप दिखाते हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, यानी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स प्रोकैरियोटिक सेल के होते हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि उनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है प्रोकैरियोटिक सेल का वो फंडामेंटली यानी बेसिकली सिमिलर होता है। कैसे, अभी मैं बताता हूँ आपको। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कहा कि इनका फंडामेंटली इनका बेसिक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेम होता है। देखिए फिम्ब्री, ग्रैन्यूल्स, मेसोसोम, सेल वॉल, फ्लैजिलम, ठीक है, न्यूक्लियोइड, पिलर्स, राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स, ये तो हुआ स्ट्रक्चर। सॉरी, ये जो पार्ट्स हैं वो सभी बैक्टीरिया में, सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स में, सभी में एक ही होगी। ठीक है, ये सभी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, लेकिन उनका शेप है वो अलग अलग हो सकता है, उनका फंक्शन भी अलग अलग हो सकता है। यही इसका कहने का इंटेंशन था। इसीलिए कहा गया है कि उनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है प्रोकैरियोटिक सेल का वो फंडामेंटली सिमिलर होता है। यानी उनके सभी जो स्ट्रक्चर के नेम थे वो सभी सेम होते हैं, लेकिन उनका जो शेप है, जो फंक्शन है वो अलग अलग हो सकता है। अब आगे देखते हैं। ऑल प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स है उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, उनके आउटर बाउंड्री के लिए सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन एक एक्सेप्शन है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के पास, जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है फिर भी उसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, सेल वॉल एब्सेंट है, सेल वॉल ही एब्सेंट है और दूसरा कुछ एब्सेंट नहीं है, लेकिन उसके पास सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है 3 लेयर्ड। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरिया के अंदर, तो वो क्या होता है? साइटोप्लाज्म ही होता है। देयर इज़ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। द जेनेटिक मटेरियल इज़ बेसिकली नेकेड नॉट एनवेलप्ड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल जहाँ पर भी वर्ड आए तो क्या क्या रहता है वो जेनेटिक मटेरियल? डीएनए। जेनेटिक मटेरियल डीएनए को क्यों कहा गया है? क्योंकि डीएनए के पास जीन्स होते हैं। ठीक है, डीएनए ऐसा मटेरियल है जिसके पास जीन प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए जेनेटिक मटेरियल डीएनए को कहा गया है। और इनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए बेसिकली कैसे होता है? नेकेड होता है। नेकेड यानी खुला होना, यानी उसके पास कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट ना होना। ठीक है, यानी पूरे सेल में बिखरा होगा उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए। नॉट एनवेलप्ड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहीं पर वही कहा गया है कि इसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती है, मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है जेनेटिक मटेरियल को कवर करने के लिए। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, द सिंगल क्रोमोसोम oblique circular DNA, many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA. These smaller DNA are called plasmids. देखिए बैक्टीरिया के पास क्या होता है? जीनोमिक डीएनए होता है। इसी के साथ इन एडिशन कहा गया है ना, जीनोमिक डीएनए के साथ क्या प्रेजेंट होता है? अभी एक छोटा सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि जीनोमिक डीएनए के बाहर होता है। ठीक है, और उसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं। कैसे, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो आप ये देख सकते हैं, ये है बैक्टीरिया, ये है जीनोमिक डीएनए। ठीक है, जीनोमिक डीएनए, और ये है प्लाज्मिड जो कि जीनोमिक डीएनए के बाहर है, सर्कुलर है। ठीक है, तो जीनोमिक डीएनए क्या होता है मैं अभी बताता हूँ आपको। तो ये आप देख सकते हैं, ये है डिप्लॉयड क्रोमोसोम और ये है हैप्लॉयड क्रोमोसोम। ठीक है, तो डिप्लॉयड क्रोमोसोम यानी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम और हैप्लॉयड यानी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। देखिए इसका आधा पार्ट, इसी को हम हैप्लॉयड क्रोमोसोम कहते हैं। जो हैप्लॉयड क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम यानी इसके अंदर डीएनए है। ठीक है, तो ये जो डीएनए है इसके अंदर जितने भी हैप्लॉयड क्रोमोसोम के अंदर जितने भी जीन प्रेजेंट है उसे हम जीनोम कहते हैं। जीनोम यानी क्या? जो टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट है
हैप्लॉइड क्रोमोसोम के अंदर, उसे हम जीनोम कहते हैं। वंस मोर देखिए, द टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन अ हैप्लॉइड क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज जीनोम। ठीक है, ये डिप्लॉइड हुआ, ये हैप्लॉइड। इसके अंदर जितने भी जीन्स प्रेजेंट होगी इस हैप्लॉइड क्रोमोसोम के अंदर, उसे हम जीनोम कहेंगे। और इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, इसलिए इसे जीनोमिक डीएनए ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया होते हैं उनके पास जीनोमिक डीएनए होता है, और वो कैसे सिंगल क्रोमोसोम, अभी मैंने दिखाया कि डिप्लॉइड थे तो 2 क्रोमोसोम थे, और हैप्लॉइड है तो एक सिंगल क्रोमोसोम ऐसे था। ठीक है, वो हैप्लॉइड क्रोमोसोम था, सिंगल क्रोमोसोम उसे हम कहेंगे। और जो कि सर्कुलर के फॉर्म में होता है, सर्कल के फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है सिंगल क्रोमोसोम, जो कि मैंने पहले आपको बैक्टीरिया के डायग्राम में दिखाया था, सर्कुलर डीएनए होता है वो। तो यही है हैप्लॉइड क्रोमोसोम, जिसे हम सिंगल क्रोमोसोम बोलते हैं। तो वही जो सिंगल क्रोमोसोम है यहाँ पर सर्कुलर के फॉर्म में है, और ये प्लाज्मिड है। ठीक है, ये सर्कुलर डीएनए जो कि सिंगल क्रोमोसोम से बना है, और जो उसके आउटसाइड था उसे, जो कि स्मॉल सर्कुलर डीएनए था जीनोमिक डीएनए के बाहर, उसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा था। अब ये प्लाज्मिड का काम क्या है? द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स टू सच बैक्टीरिया। जो प्लाज्मिड डीएनए होता है वो क्या करता है कि बैक्टीरिया को कुछ डिफरेंट फिनोटाइपिक कैरेक्टर देता है। यानी देखिए, फिनोटाइपिक कैरेक्टर एक होता है और एक जीनोटाइपिक कैरेक्टर होता है। जो एनाटॉमिकली यानी जो बाहर का हमें दिखता है वो सभी फिनोटाइपिक कैरेक्टर होता है। जैसे कि हमारे बॉडी का एग्जांपल लीजिए, हमारे बॉडी का जो बाहर का जो कुछ भी हमारा स्ट्रक्चर आपको आपके आंखों के सामने दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो फिनोटाइपिक है। लेकिन आपके बॉडी के अंदर जो कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसे हम जीनोटाइपिक कहेंगे। ठीक है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन हाँ, तो यही यहाँ पर वही बोलता है कि जो प्लाज्मिड है, जो प्लाज्मिड डीएनए है, वो क्या कर रहा है कि बैक्टीरिया को एक डिफरेंट, एक यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर दे रहा है। प्लाज्मिड की वजह से उस बैक्टीरिया को एक यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर आ रहा है। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। और एक ऐसा कैरेक्टर प्लाज्मिड की वजह से बैक्टीरिया को आ रहा है कि वो जो बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक्स को रेजिस्ट कर सकती है। कैसा आ रहा है कैरेक्टर? एक यूनिक कैरेक्टर प्लाज्मिड की वजह से बैक्टीरिया को आ रहा है। कैसा कि अगर बैक्टीरिया है, सपोज कीजिए वो बैक्टीरिया, अगर उसको एक पेनिसिलिन नाम के एक एंटीबायोटिक्स होता है, अगर उस बैक्टीरिया के ऊपर डालेंगे, पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक अगर उस बैक्टीरिया के ऊपर मैंने डाला तो वो मर जाएगा। लेकिन अगर उसके पास प्लाज्मिड डीएनए हो तो उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, होने के बाद वो क्या होता है कि वो एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट दर्शाता है। यानी अगर हम पेनिसिलिन डालेंगे तो फिर भी उसे कुछ इफेक्ट नहीं होगा, वो नहीं मरेगा। तो ऐसे वो रेजिस्टेंस दर्शाता है एंटीबायोटिक्स के खिलाफ। कौन? प्लाज्मिड डीएनए। ऐसा एक फिनोटाइपिक कैरेक्टर वो प्रदान करता है प्लाज्मिड बैक्टीरिया को। In higher classes, you will learn that this plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA. अब हम हायर क्लासेस में यानी 12th में पढ़ेंगे कि ये जो प्लाज्मिड डीएनए होता है, ये प्लाज्मिड डीएनए यूज़ करके क्या किया जाता है, जो बैक्टीरियल का जो उसका डीएनए होता है, ठीक है, तो उसके बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र किया जाता है। यानी उस बैक्टीरिया का डीएनए निकाला जाता है और उसकी जगह दूसरे किसी भी ऑर्गेनिज्म का, फॉरेन यानी दूसरा ऑर्गेनिज्म का डीएनए उसके अंदर डाला जाता है। वो क्यों डालते हैं फॉरेन डीएनए, वो सब हम 12th में देखेंगे। ठीक है, क्यों बैक्टीरिया के अंदर का डीएनए निकाला जाता है और उसी जगह दूसरे बैक्टीरिया का या दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए उस बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। इसीलिए इस प्लाज्मिड डीएनए का वहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, तो वो क्यों होता है वो हम 12th में स्टडी करेंगे डिटेल में बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ फाउंड इन यूकैरियोट्स। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है यो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होती है। यानी न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोटिक के अंदर एब्सेंट होती है। नो ऑर्गेनल्स लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स। दूसरा कोई भी सेल ऑर्गेनल जो है वो हमें प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर दिखाई नहीं देता है। एक ही ऐसा ऑर्गेनल है जिसे हम राइबोसोम बोलते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में भी पाया जाता है। लेकिन दूसरे कोई माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और दूसरे
और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कुछ भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमें दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। देखिए, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके पास कुछ यूनिक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम इंक्लूजन्स कहते हैं। इंक्लूजन यानी अंदर की ओर जो उभार आता है, जिसे उसे हम इंक्लूजन कहते हैं। कैसे होता है मैं अभी दिखाता हूँ आपको। अ स्पेशलाइज्ड डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोजोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो ये जो इंक्लूजन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? स्पेशलाइज्ड डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म, तो एक स्पेशल होते हैं, ठीक है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं और डिफ्रेंशिएट हुए होते हैं, यानी वो डिफ्रेंशिएट होते हैं कि कहाँ, किससे डिफ्रेंशिएट होते हैं? सेल मेम्ब्रेन से ही डिफ्रेंशिएट होते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन से थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उन्हीं को हम मीजोजोम कहते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल का एक कैरेक्टर होता है। दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जो कि क्या होता है बेसिकली, एक मीजोजोम जो है वो बेसिकली एक सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग ही होती है। तो ये जो मीजोजोम है, तो यही क्या है? इंक्लूजन्स कहते हैं हम इसे। मीजोजोम को ही क्या बोलते हैं? हम इंक्लूजन्स बोलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये मीजोजोम है, जो कि सेल मेम्ब्रेन से ही निकला हुआ एक स्ट्रक्चर है, जिसे हम इंक्लूजन भी कहते हैं। जो कि देखिए, इंक्लूजन यानी अंदर की ओर निकलना या उभार निकलना, जिसे हम इंक्लूजन कहते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल की एक कैरेक्टर होती है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली हमारा प्रोकैरियोटिक सेल यहाँ पर ख़त्म होता है। तो पढ़ाई करते रहिए, अगला लेक्चर मैं अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच।